नमस्कार। तितीर्सा अकादमी की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का। हम लोग भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ रहे हैं। हमने दो भागों में बांट के इसका अध्ययन करने की कोशिश की, यानी एक कंपनी के अधीन शासन, दूसरा ब्रिटिश ताज के अधीन शासन। तो कंपनी के अधीन शासन हमने देखा, रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ा, पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में पढ़ा, 1813 का चार्टर, 1833 का चार्टर और 1853 का चार्टर हम लोगों ने डिस्कस किया। अब होता ही है कि 1857 की क्रांति हो जाती है और ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि अब कंपनी अपने मामलों में फेल हो रही है, लिहाजा कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाता है और ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा एक कानून पारित किया जाता है, भारत शासन अधिनियम 1858, जिसे पहली बार कहा जाता है कि भारत में कानून सुधार के रूप में लिया जाता है या संवैधानिक सुधार की बात की जाती है। भारत के शिक्षित वर्ग ने इसे मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी। तो 1858 का जब ये कानून आया, भारत शासन अधिनियम 1858, अब तब से लेकर के 1947 तक जो भी कानून आए, जो भी व्यवस्था चली, वो कहा जाता है कि ताज के अधीन शासन, यानी शासन भारत में हो रहा है लेकिन ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो रहा है। तो आइए 1858 की अगर हम बात करें, भारत शासन अधिनियम 1858, तो भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत जो पिट्स इंडिया एक्ट में डायरकी की व्यवस्था की गई थी, यानी द्वैध शासन, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दो निकाय थे, उस निकाय को समाप्त कर दिया गया और एक नया पद का सृजन किया गया, भारत सचिव या राज्य सचिव या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी बोलते हैं। और लॉर्ड स्टैनली को पहला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया। और जो अब तक भारत का गवर्नर जनरल पद चला आ रहा था, गवर्नर जनरल पद नाम को समाप्त करके एक नए पद नाम दे दिया गया। उस नया पद नाम है वायसराय, और लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। अब इसके तहत जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, यानी भारत सचिव, इसे भारत मंत्री कहा जाता था। भारत मंत्री यानी भारतीय मामलों के प्रति जवाबदेह। ब्रिटेन की कैबिनेट में एक मंत्री हुआ करता था जिसे भारत मंत्री कहा जाता था। तो यही राज्य सचिव को कार्यों में सहायता देने के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, और ये परिषद एक नियमित निकाय थी। इसको भारत और ब्रिटेन दोनों जगह पर मुकदमा करने की शक्ति प्राप्त थी। और जो राज्य सचिव हुआ करता था, राज्य सचिव भारत से प्राप्त माल गुजारी का लेखा जोखा रखना और भारत के नैतिक तथा सभी भौतिक मामलों के प्रति जिम्मेदार होता था, और इसकी रिपोर्ट लंदन में स्थित पार्लियामेंट को सौंपता था। तो इन बातों को हम लोग देखते हैं, ताज के अधीन शासन। और इसी ताज का जब शासन हुआ तो महारानी के नाम से घोषणा पत्र पढ़ा गया। आधुनिक या यूं कहें कि वर्तमान में जो प्रयागराज है, इस प्रयागराज तब इलाहाबाद था। इलाहाबाद के मिंटो पार्क में आज जो मदन मोहन मालवीय पार्क बन गया है, वहाँ पे शिलान्यास, स्मृति पट्टिका इत्यादि लगी हुई है। तो 1 नवंबर 1858 के दिन, मात्र एक दिन के लिए इलाहाबाद भारत की राजधानी बना था। आइए हम लोग ताज के अधीन शासन की बात करते हैं। क्या है ताज के अधीन शासन? तो ताज के अधीन शासन में जो पहला कानून है, भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम
1858 बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको पढ़ना रहता है। क्या क्या बातें थी, तो इसे सुधारों का मैग्ना कार्टा कहा गया। में खास खास पॉइंट को अगर हम लोग देखें तो क्या क्या प्रावधान किया गया, या यूं कहें 1857 की क्रांति के बाद भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए मैग्ना कार्टा माना जाता है। मैग्ना कार्टा माना जाता है, या कुछ भी कह सकते हैं, सुधार है। इसके तहत क्या हुआ, जरा इस बात को देखें। बुलेट पॉइंट के रूप में हम लोग देखेंगे। कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया, कर दिया गया तथा अब भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन, यानी ताज के अधीन, ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। एक बात कि अब कंपनी का शासन नहीं रहेगा, अब जो भी शासन रहेगा ब्रिटेन की सरकार का रहेगा, ताज के अधीन शासन कर दिया गया। दूसरी बात, भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वाइसराय कर दिया गया। वाइसराय कर दिया गया। और लॉर्ड कैनिंग जो थे, लॉर्ड कैनिंग पहला वाइसराय, लॉर्ड कैनिंग को पहला वाइसराय बनाया गया। उसी समय लॉर्ड कैनिंग ही उस समय भारत का गवर्नर जनरल था, तो उसका गवर्नर जनरल पद समाप्त करके वाइसराय कर दिया गया है। ये पॉइंट याद रखना है। दूसरा, भारत मंत्री या भारत सचिव, जिसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नामक नए पद का सृजन किया गया। इसकी सहायता के लिए सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो भी कार्य करता था
इसी परिषद की मदद से करता था और ये लंदन में बैठता था, ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेह होता था। यानी भारत में क्या मामला चल रहा है, ब्रिटेन की संसद में जब भी कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो भारत के राज्य सचिव, और भारत के राज्य सचिव कौन थे, पहले राज्य सचिव यहाँ नोट कर दें, लॉर्ड स्टैनली। ये भारत सचिव कौन था, लॉर्ड स्टैनली। स्टैनली है या स्टैनले है, छोड़िए, लॉर्ड स्टैनली पहला भारत सचिव था, नोट कर लीजिए। तो भारत शासन अधिनियम 1858 में आगे अगर हम थोड़ा सा और कुछ नोट करें तो एक तो ये बात थी, दूसरी बात ये थी कि क्या समाप्त किया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया, को समाप्त कर द्वैध शासन का अंत किया गया, द्वैध शासन का अंत कर दिया गया। रेगुलेटिंग एक्ट में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स आए और पिट्स इंडिया एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल आया। राजनीतिक मामले को बोर्ड ऑफ कंट्रोल और वाणिज्यिक मामले को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखता था। इन दोनों बॉडी को भंग कर दिया गया और इस प्रकार द्वैध शासन की समाप्ति हो जाती है। अच्छा, और क्या बात है, सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय जो ये परिषद हुआ करती थी और ये जो सदस्य 15 सदस्यीय परिषद को भारत तथा ब्रिटेन में मुकदमा करने की शक्ति प्राप्त थी। और क्या था, जो सचिव था, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सचिव को भारत से प्राप्त मालगुजारी, सचिव का मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी भारत सचिव जिसे बोलते थे या राज्य सचिव, दोनों बातें की है। सचिव को भारत से प्राप्त मालगुजारी यानी जो राजस्व मिलता था, मालगुजारी का लेखा जोखा रखने तथा भारत की नैतिक तथा भौतिक रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट को देनी पड़ती थी, ब्रिटिश संसद को देनी पड़ती थी। तो ये बात हम लोग देख लिए। अब हम लोग आगे बात करेंगे
1861 का भारत परिषद अधिनियम। ध्यान देना, अभी भारत शासन अधिनियम हम लोग देख रहे थे, अब भारत परिषद। परिषद का मतलब ये हुआ जो ये 15 सदस्यीय परिषद है, इनके सदस्यों में हेरफेर करना, इनकी संख्या घटाना बढ़ाना, नियमन करना, जोड़ना, ये तमाम चीज़ों को इसमें संशोधन करने की वजह से जो अगला कानून आता है तो उसे कहा जाता है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। नोट कर लीजिए फटाफट, तब आगे बढ़े। तो अपने से नोट कर ही लिया होगा। फिर हम लोग 1861 के भारत परिषद अधिनियम की तरफ चलते हैं और इस कानून के तहत अब भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। 18 तो हम लोग लिखते और साथ साथ चर्चा भी करते चले, समय भी बचे। तथ्यों को सहेज के रखिएगा। भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, क्या क्या प्रावधान था? इस कानून के द्वारा पहली बार परिषद में भारतीयों के प्रतिनिधित्व की शुरुआत हुई। और कैसे शुरुआत होती है? इसी कानून के तहत, 61 वाले कानून के तहत 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने बनारस के राजा, बनारस व पटियाला, दोनों जगह पे, बनारस व पटियाला के राजा एवं सर दिनकर राव को वायसराय की परिषद में शामिल किया कि परिषद में मनोनीत किया। अब देखिए, मैंने कहा भारतीय परिषद अधिनियम है ना, यानी परिषद के सदस्यों में बदलाव। तो 3 सदस्यों को मनोनीत कर दिया वायसराय ने, पटियाला के राजा और बनारस के राजा और सर दिनकर राव को। इसीलिए इसे कहा गया काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1861 या भारतीय परिषद अधिनियम 1861। और क्या क्या हुआ, उन बातों को हम लोग देखेंगे। विधान परिषदों का प्रावधान किया गया। विधान परिषदों का प्रावधान, साथ में मद्रास, बॉम्बे या बम्बई होता था, प्रेसिडेंसियो, को विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई। ध्यान देने की बात है, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में
बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दी गई थी मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसियाँ, यानी सत्ता का जो केंद्रीकरण हुआ था वो 1861 के कानून के तहत विकेंद्रीकरण कर दिया गया। यानी अब मद्रास को भी विधायी शक्ति मिल गई, बॉम्बे को भी विधायी शक्ति, और कलकत्ता के पास तो है ही। तो इस तरह से विकेंद्रीकरण की शुरुआत। अब उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव होने वाले हैं अगले वर्ष, तो अब इससे आइडिया आप लगा सकते हैं। सत्ता को निचले स्तर तक बांट करके शासन करना, इसे विकेंद्रीकरण कहते हैं, डिवोल्यूशन ऑफ पावर। केंद्र स्तर पे सरकार, राज्य स्तर पे सरकार और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो इस बात को सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है। आएंगे और साथ में क्या हुआ, अब देखिए एमसीक्यू, अगर आईएएस का कोई प्रश्न बनेगा, यूपीएससी कोई प्रश्न बनाएगी एमसीक्यू में, तो ये कहेगी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया था 1861 में, जबकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में केंद्रीकरण किया गया था। ये बात आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, तो अगली बात जो होगी, इस कानून के तहत, मतलब कौन सा कानून, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, इस कानून के द्वारा या इस कानून के द्वारा, ठीक है, द्वारा कलकत्ता, बॉम्बे या बम्बई तथा मद्रास हाई कोर्ट या उच्च न्यायालयों का प्रावधान किया गया। तो भारत में सबसे पुराने यही तीनों हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, कलकत्ता हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट और बम्बई हाई कोर्ट। क्योंकि ये पूछा जाएगा कि ये किस कानून के तहत इनकी स्थापना हुई थी, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। एक गजब का फैक्ट है, याद रखेंगे इसे। और थोड़ा सा इसको आप लोग नोट कर लें तो आगे बढ़ें, या फिर आप नोट कर ही लिए होंगे और नहीं नोट किए तो मैं हट गया, इसको आप पास करके नोट बना लेंगे। आगे बढ़ते हैं। और क्या हुआ, इस कानून के तहत 1861 के कानून के तहत वायसराय को ज़्यादा पावर दे दी गई। इसे कहा गया कि वायसराय को बिना काउंसिल की संस्तुति के, या काउंसिल मतलब परिषद, बिना काउंसिल की संस्तुति के, संस्तुति मतलब बिना उसकी सिफारिश के, बिना उसकी राय के, जो ये परिषद थी बिना इसकी सिफारिश के, संस्तुत के आपातकाल में अध्यादेश जारी करने तथा वीटो शक्ति प्रदान की गई। अब वायसराय और शक्तिशाली हो गया। और साथ में मंत्रिमंडलीय प्रणाली, आज भी मिनिस्टर है, फला विभाग फला मंत्री के पास, ऐसे, या यूं कहें, या विभागीय प्रणाली, विभागीय प्रणाली, जिसे हम लोग कहते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम,
पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत हुई। विभागीय प्रणाली की मंत्रिमंडलीय प्रणाली, जैसे रक्षा विभाग किसके पास होगा, वित्त विभाग किसके पास होगा, आज भी विभागों का बंटवारा होता है, इसे पोर्टफोलियो सिस्टम बोला जाता है, या विभागीय प्रणाली या मंत्रिमंडलीय प्रणाली कहा जाता है। तो ये कुछ खास बिंदु थे जो 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम में आए थे, और उम्मीद करता हूं कि यहाँ से एक भी प्रश्न आपसे छूट के नहीं जाएंगे। इसी तरह एक और कानून लेंगे हम लोग, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, तो इसे आप नोट कर लें। तो इसके बाद 1892 के कानून पे अगर हम चर्चा करें, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, तो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई और विधान परिषद के सदस्यों को सीमित मात्रा में प्रश्न पूछने और बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। साथ ही प्रांतीय विधान परिषदों को अपने यहाँ से 5 सदस्य चुनकर केंद्रीय विधान परिषद में भेजने का अधिकार दिया गया। इस प्रकार अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत होती है। कहने का मतलब उन्हें डायरेक्ट जनता वोट नहीं देती थी, प्रांत की विधान परिषदें अपने यहाँ से 5 लोगों को चुन करके केंद्रीय विधान परिषद में भेज सकती थी। बंगाल, बम्बई और कलकत्ता प्रेसिडेंसियों की विधान परिषदों में विस्तार किया गया। तो इन बातों को हम नोट कर लें, और इतना ही नहीं कि ये भी शक्ति दी गई कि विधान परिषद, अगर प्रांतीय विधान परिषद चाहे तो केंद्रीय कानून को अपने यहाँ परिवर्तित कर दें, परिवर्तित कर लागू करें, लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें गवर्नर जनरल यानी यूँ कहें कि वायसराय की अनुमति आवश्यक थी। लेकिन हम खास बिंदुओं को लिखेंगे। हमारा यहाँ मुख्य उद्देश्य संवैधानिक विकास के इतिहास से है, तो हेडिंग होगी भारतीय परिषद अधिनियम, या काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट भी बोल सकते हैं, अधिनियम 1892। आपने देखा 1861 को हमने भारतीय परिषद क्यों कहा, क्योंकि 3 सदस्यों को वायसराय की परिषद में नामित किया गया था, तो विस्तार किया गया था परिषद में। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी परिवर्तन किया जा रहा है परिषद में, इसलिए इसे भारतीय परिषद अधिनियम 1892 कहा गया। इस कानून के द्वारा, इस कानून के तहत बस इतना लिखते हैं, तहत क्या क्या किया गया उसकी बात डायरेक्ट लिखते हैं। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों में केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। गैर सरकारी सदस्य का मतलब ये कि जो, जैसे देखिए आज के समय में ले लीजिए, जितने लोग मंत्री हैं वे लोग सरकारी सदस्य कहे जाएंगे। मंत्री के अलावा जितने भी सदस्य होते हैं पार्लियामेंट के, वो गैर सरकारी सदस्य होते हैं। तो इस प्रकार गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, और केंद्रीय विधानमंडल में जो भी मैं बात कर रहा हूँ, काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1892 की बात कर रहा हूँ, तो अगर इस पर ध्यान दिया जाए तो केंद्रीय विधान परिषद में ये बुलेट पॉइंट है, और इससे बाहर ऑल इंडिया के किसी भी एग्जाम में नहीं आएगा। अगर इसे ध्यान से देखेंगे, खास करके चीज़ें तो बहुत है, लेकिन संवैधानिक विकास के दृष्टिकोण से इतना ही पर्याप्त होगा।
केंद्रीय विधान परिषद या विधानमंडल कह लें में 5 सदस्य राज्य विधानमंडलों द्वारा निर्वाचित किया जाना निर्धारित किया गया। अब इस बात से क्या स्पष्ट हो रहा है कि इस प्रकार क्या होगा, मतलब जब राज्य विधानमंडल चुनकर भेज रहे हैं, जनता डायरेक्ट चुन नहीं रही है, यानी प्रतिनिधि चुनकर भेज रहे हैं, यहां से प्रतिनिधि शासन की शुरुआत होती है। तो यहां पे कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष अर्थात अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से प्रतिनिधि शासन की शुरुआत होती है। प्रतिनिधि शासन की शुरुआत हुई। और क्या इसमें छूट दी गई? सदस्यों को पहली बार, अब ये प्रश्न पूछा जा चुका है, किस कानून के तहत सदस्यों को पहली बार बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया? तो सदस्यों को पहली बार सीमित मात्रा में प्रश्न पूछने तथा बजट पर चर्चा करने का अधिकार दिया गया। और प्रांतीय, अब इस बात को लिखने को सिर्फ इतना ही जरूरी है, लेकिन मैं यहाँ जिक्र कर दे रहा हूँ कि प्रांत का गवर्नर या प्रांत, जो प्रेसिडेंसी बंगाल, मद्रास और बम्बई, इनके विधान परिषदों के आकार में परिवर्तन किया गया। मतलब इन्हें छूट दी गई, और इतना छूट दी गई कि अगर वे चाहें तो केंद्रीय कानून को गवर्नर जनरल यानी वायसराय की अनुमति से परिवर्तित करके लागू कर सकते हैं। इस बात को मैं यहाँ नोट नहीं कर रहे हैं, ये बात समझने, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम एक अगले कानून पर चलते हैं। इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग 1909 भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को देखेंगे, और यहीं से अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति स्पष्ट होती है। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा गया। इसे मार्ले मिंटो सुधार इसलिए कहा गया कि उस समय लॉर्ड मार्ले जो था भारत सचिव था या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जबकि लॉर्ड मिंटो भारत का वायसराय था। हाँ, यहाँ पे चेंज करते हैं। 1909, और इसे एक और नाम दिया गया, मार्ले मिंटो सुधार। इसका दृष्टिकोण ये है, सुधार तो कुछ था ही, लेकिन ज्यादातर संप्रदायवाद का जहर था इसमें। क्या हुआ? तो केंद्रीय व प्रांतीय विधानमंडलों में
काफी वृद्धि की गई। लेकिन किया क्या गया, केंद्रीय विधानमंडल में सरकारी बहुमत को बनाए रखा गया, जबकि प्रांतीय विधानमंडलों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। संख्या में वृद्धि की गई। इस बात को स्पष्ट समझें, सरकारी सदस्य का मतलब जो मंत्री होते हैं वो सरकारी सदस्य, और मंत्री के अलावा जो लोग होते हैं गैर सरकारी सदस्य। इस बात को समझिए। और अब यहीं पे क्या होता है कि पृथक निर्वाचन की शुरुआत होती है। ये क्यों इसे कहा गया मार्ले मिंटो सुधार? क्योंकि मार्ले जो था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, मिंटो जो है उस समय वायसराय था। इस कानून का निर्माण दोनों ने मिलकर किया था, इसलिए इसे मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। तो उस बात को लिखना नहीं है, समझ लीजिए। और क्या होता है इसके बाद, इस अधिनियम के तहत जहर तो बुरा शुरू ही कर दिया था। पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत। कैसे शुरुआत होती, जरा इस बात को समझते हैं। बात ये थी कि मुस्लिम प्रतिनिधियों के लिए सीटें आरक्षित की गई। मुस्लिम प्रतिनिधियों के लिए सीटें आरक्षित की गई तथा या यूं कहें कि जिसमें मुस्लिम ही मतदाता होंगे, मुस्लिम ही मतदाता होंगे, ऐसा प्रावधान था। मुस्लिम ही मतदाता होने का प्रावधान था। मतलब मुसलमानों के लिए सीट आरक्षित की गई थी और मुसलमानों को वोट सिर्फ मुसलमान ही देंगे। तो अब संप्रदायवाद का जहर। तो इस प्रकार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। कह सकते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन, सांप्रदायिक निर्वाचन। और साथ में क्या किया था कि इसमें ये काम किया था कि जो प्रेसिडेंसी कारपोरेशनों या कारपोरेशंस, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों तथा जमींदारों के लिए अलग प्रावधान। और ऊपर से हम मिटाएं
इसे आप रोक के नोट बना लीजिए, ठीक। दूसरी बात ये थी कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा ये, प्रोफेसर केसी गुप्ता। प्रोफेसर केसी गुप्ता, ये पूछा गया है और पूछा जाएगा भी। गुप्ता तथा सैयद हुसैन बिलग्रामी। बिलग्रामी मतलब ये कन्नौज का है ना बिलग्राम। सैयद हुसैन बिलग्रामी और प्रोफेसर केसी गुप्ता को परिषद का सदस्य तथा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद में परिषद में यह परिषद का सदस्य तथा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को कार्यकारिणी परिषद का विधि सदस्य बनाया गया। या फिर क्या होता है, नीचे से मिटाएं। एक और काम कर दिया था कि मतदान की योग्यता का प्रावधान क्या था। एक तो 25 वर्ष की आयु से कम तथा एक निश्चित आय से कम, 25 वर्ष आय से कम, एक निश्चित आय मतलब धन आय से कम तथा स्त्रियों को मतदान का अधिकार नहीं था। और एक काम और किया गया कि विस्तार से प्रश्न पूछने तथा बजट पर बहस का अधिकार दिया गया। ये सुधार दिख रहा है। तो नोट कर लें, पास कर लेंगे फटके। देखिए, अब मार्ले ने मिंटो को पत्र लिखा और उसने कहा कि हम भारत में ड्रैगन टीथ बो रहे हैं, नागदंत बो रहे हैं, जिसकी फसल बहुत ही जहरीली होगी। इसी बात पर लिखा और वास्तव में इसीलिए लॉर्ड मिंटो को संप्रदायवाद का जनक कहा जाता है। तो ऊपर से इसे नोट कर लें और हम मिटा रहे हैं। फिर
मार्ले ने मिंटो को पत्र लिखा। मार्ले ने मिंटो को पत्र लिखा। और क्या लिखा? उस पत्र की टैगलाइन क्या है? हम भारत में ड्रैगन टीथ बो रहे हैं। ये मार्ले के कथन हैं। हम भारत में ड्रैगन टीथ बो रहे हैं, जिसकी फसल अत्यंत जहरीली होगी। और कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने इस कानून को कहा कि यह कानून भारत में उभरते हुए प्रजातंत्र की हत्या कर दिया। के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। ये जब आगे आप पढ़ेंगे तो प्रारूप समिति के सदस्य भी रहे हैं, संविधान सभा के सदस्य हैं ये। और इन्होंने भारत में वन महोत्सव की शुरुआत की। तमाम इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इन्होंने क्या कहा, इस पर टिप्पणी की। इस अधिनियम ने भारत में उभरते हुए प्रजातंत्र की हत्या कर दी। नोट कर लें। तो इसलिए मिंटो को भारत में संप्रदायवाद का जनक कहा जाता है। तो इस प्रकार आज की क्लास को में विराम देते हैं। कल हम लोग भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। और कल की क्लास मतलब आखिरी इस पर होगी संवैधानिक विकास का इतिहास। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा आप इसको टैकल करेंगे, खूब बढ़िया से पढ़ेंगे। और चैनल पे जाएं और टॉप में राइट हैंड साइड चैनल के आइकन पर क्लिक करें। राइट हैंड साइड पे पोस्ट लिखा होता है, तो कम्युनिटी पोस्ट पर जाएं। उस पर बहुविकल्पी प्रश्न डाले जाते हैं और ये प्रश्न आपको हूबहू परीक्षाओं में मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपका समय शुभ हो। नमस्कार।